अगर हम इतिहास को देखते हैं तो 400 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व दुनिया की सबसे रोमांचक अवधि थी। ये वो समय था जब दुनिया के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण करने वाले सबसे बड़े नामों ने इस दुनिया में जन्म लिया था। ये नाम थे सिकंदर और चंद्रगुप्त। इस वीडियो में हम इतिहास के इन दो बड़े योद्धाओं की तुलना करने जा रहे हैं। इनकी शिक्षा का इन दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा, तो चलिए इनकी शिक्षा से ही शुरू करते हैं। अरस्तु इस दुनिया के पहले शिक्षक और दार्शनिक थे। वे हैप्पीनेस थ्योरी की संस्थापक थे और सिकंदर के शिक्षक। उन्होंने सिकंदर को युद्ध रणनीति के साथ साथ खुशी और प्रेम संबंधी पहलुओं के बुनियादी सिद्धांतों पर भी शिक्षित किया। अरस्तु हमेशा सिकंदर के संपर्क में रहे, हालांकि उन्होंने युद्ध रणनीति में कभी सीधे तौर पर भाग नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर यदि हम चाणक्य को देखते हैं तो वे शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और शाही सलाहकार थे। वे अपने ज्ञान और अर्थनीति के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य ने बड़ी रणनीति के साथ साथ छोटी रणनीति के लिए चंद्रगुप्त को शिक्षित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को हराकर युद्ध में सीधे बड़ी भूमिका निभाई। चाणक्य और अरस्तु के बीच यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। अगर हम इनकी समानताओं की बात करें तो अरस्तु और चाणक्य दोनों ने अपने शिष्यों को युद्ध और नेतृत्व के साथ साथ खुशहाल जीवन जीने के पहलुओं पर शिक्षित किया। चाणक्य और अरस्तु दोनों में कई समान गुण थे और उनके देशवासियों पर इनका काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन अरस्तु हमेशा एक शिक्षक और दार्शनिक बने रहे, जिन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना मार्गदर्शन प्रदान किया, जबकि चाणक्य के पास शक्ति के पद थे और वे नंद को हराने वाली युद्ध रणनीति में सीधे शामिल थे। तुलना के लिए अगला मानदंड, योद्धा के लक्षण। एक असली योद्धा के लक्षण होते हैं महत्वाकांक्षा, उद्देश्य की भावना और रणनीति को युद्ध में लड़ने के रूप में परिभाषित करने की क्षमता। सिकंदर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी उनकी महत्वाकांक्षा। उनके पास असाधारण महत्वाकांक्षा थी और वे मास्टर रणनीतिकार थे। सिकंदर ने खुद को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सैन्य नेताओं के रूप में विकसित किया। हिंसा के युग में पैदा हुए सिकंदर ने अरस्तु से प्राप्त असाधारण शिक्षा का उपयोग लगभग कठिन से कठिन युद्ध में अपनी सेनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए किया और वे उन्हें जीतने में भी कामयाब रहे। वे 13 वर्ष की युद्धों की श्रृंखला के बाद विजयी हुए, जिससे उनका साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। सिकंदर का अपनी सेना की तुलना में 5 गुना बड़ी फारसी सेना को हराना युद्ध के साहित्य में एक सबक है। सिकंदर की आभा युद्ध की शुरुआत से पहले ही दुश्मन की सोच को मार देती थी और दुश्मन आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाते थे। इसके अतिरिक्त अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने की उनकी क्षमता भी असाधारण रूप से शानदार थी। वहीं दूसरी ओर यदि हम चंद्रगुप्त को देखते हैं तो उन्होंने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनकी विशालता सिकंदर के युद्धों जैसी नहीं थी। चाणक्य की भी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, हालांकि वह महत्वाकांक्षा धनानंद को हराकर अखंड भारत के निर्माण तक ही सीमित थी, दुनिया को जीतने की नहीं। संक्षेप में मौर्य साम्राज्य ने भारत और उसके आसपास के काफी बड़े हिस्से पर शासन किया। ये बात सही है कि भारत में और भारत के बाहर युद्ध की प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। चाणक्य ने रणनीतियों पर और कम हिंसा से प्रभावित लड़ाई पर अधिक भरोसा किया। चंद्रगुप्त की तुलना में सिकंदर द्वारा कई बार युद्ध लड़े गए और आक्रामक रणनीतिकार भूमिका का कई बार निष्पादन किया गया। इसके अलावा इन दोनों के युद्ध और युद्ध क्षेत्र की विशालता भी काफी भिन्न थी। तुलना के लिए अगला मानदंड, नेतृत्व। सिकंदर और चंद्रगुप्त दोनों अविश्वसनीय नेता थे।
सिकंदर के सैनिकों ने उनका साथ 10 साल या उससे भी अधिक समय तक देकर अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। सिकंदर की दृढ़ दृष्टि थी और वे मास्टर निष्पादक थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकार के लिए भी योजना बना रखी थी। आने वाली पीढ़ियों के लिए वे सबसे बड़े नेता और एक महान प्रेरणा साबित हुए। वहीं चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत को एकजुट करने का दृष्टिकोण था। उनके नेतृत्व पर चाणक्य के विचारों का बड़ा प्रभाव था। जब आवश्यक हो तो वे अपने मास्टर निष्पादन कौशल और मनोबल बढ़ाने की क्षमता का प्रयोग करते थे। हमारे पास तुलना करने के लिए कोई सीधा अंक नहीं है, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने उन्हें अपना पूरा जीवन दिया, जिससे वे नेतृत्व क्षेत्र में किसी से भी बड़े हो जाते हैं। तुलना के लिए अगला मानदंड उपलब्धि की भावना। सिकंदर के दिमाग में पूरी दुनिया की छवि थी। वे पूरी दुनिया जीतना चाहते थे। वहीं चंद्रगुप्त जीवन के लक्ष्यों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे धनानंद को हराकर अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। यदि हम किसी डेटा के बिना उनकी तुलना करें, तो दोनों इस क्षेत्र में मोटे तौर पर बराबर हैं। हालांकि अगर हम यह देखते हैं कि दोनों ने कितने बड़े क्षेत्र पर राज किया, तो सिकंदर चंद्रगुप्त से आगे हैं। तुलना के लिए आखिरी मानदंड पूर्ति की भावना। मानव जीवन में केवल उपलब्धि का महत्व नहीं है, उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं प्यार, खुशी, रिश्ते और विश्वास। सिकंदर के जीवन में यह सब थे, लेकिन फिर भी यह सब युद्ध क्षेत्र में हो रहे थे। बचपन के बाद शायद ही उन्होंने जीवन में शांति का अनुभव किया होगा, क्योंकि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के मैदानों पर बिताया गया था। यहाँ तक कि उनके शिक्षक अरस्तु भी उनसे दूर हो गए जब वे लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और जब उन्होंने हर किसी पर अपनी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। यदि हम इस पहलू पर चंद्रगुप्त को देखते हैं, तो यह बात हमें आश्चर्यचकित कर देती है कि चंद्रगुप्त ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, पर फिर भी उन्होंने एक पूर्ण जीवन जिया। उनके पास परिवार, प्यार करने वाली पत्नी और उनके बच्चे थे और वे उन्हें पर्याप्त समय और प्यार देने में कामयाब रहे। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की तुलना में एक पूर्ण जीवन जिया। जीवन के इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त उनसे कई गुना आगे हैं। चंद्रगुप्त और सिकंदर दोनों असाधारण योद्धा थे। उनमें से एक ने एक पूर्ण जीवन जिया और एक लगातार दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा के पीछे रहे। उनकी इस महत्वाकांक्षा ने उन्हें मानव जीवन की कई खुशियों से दूर कर दिया। इस तुलनात्मक विवरण से कोई भी यह सबक प्राप्त कर सकता है कि उपलब्धि की भावना के साथ पूर्णता की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम हर समय अपने लक्ष्यों के पीछे नहीं भाग सकते। प्यार, खुशी और विश्वास मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह अंतर्दृष्टि एक प्रमुख सबक है जो सिकंदर और चंद्रगुप्त का युग हमें सिखाता है।